मैं अनिल कुशवाहा निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कुछ इंग्लिश के बारे में जानकारी ले रहे हैं यहाँ पर, और मैं आपको देना चाहता हूं इंग्लिश का इंट्रोडक्शन ही, सिर्फ इंट्रोडक्शन ही आज रहेगा। और कई एग्ज़ाम में जैसे एसएससी है, एसएससी सीजीएल है, एसएससी एमटीएस है, बैंकिंग है, व्यापम है, और भी अन्य जितने भी आपके एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड है, आज मैं आपको इंग्लिश का सिर्फ इंट्रोडक्शन देना जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपको मैंने इंग्लिश के बारे में बताया, तो इंग्लिश क्या है? एक भाषा है। क्या है? एक भाषा है। और भाषा वो होती है जिसे हम समझ सकते हैं, एक दूसरे की भाषाओं को हम समझ पाएँ, वही आपकी भाषा है। तो आइए मैं आपको कुछ इसमें बताता हूँ कि जैसे एक ग्रामर जो है, ग्रामर आपका एक पहाड़ के रूप में है। किसमें है? पहाड़ के रूप में। लेकिन उस पहाड़ पे हमें नहीं चढ़ना है, उस पहाड़ पे जो पत्थर है उस पे घिसना है, यही ग्रामर है। और ग्रामर को पढ़ने के लिए हमें कई सारी चीज़ें हैं, तो उसको मैं आगे चलकर उसमें अभी बताऊंगा, इसमें इंट्रोडक्शन में ही, इंट्रोडक्शन क्लास में ही। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ उस पत्थर पे ध्यान देना है, उस पत्थर पे ही घिसना है जिस पत्थर के बारे में हमको चर्चा करना है। क्योंकि ग्रामर 100% अगर हम कर लेंगे तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि 100% किसी भी एग्ज़ाम का, और ख़ासकर ग्रामर पढ़ना इतना आसान नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि 100% अगर हम हो जाएंगे तो हम गॉड ही हो जाएंगे, है कि नहीं? तो मैं कहता हूँ आप मेहनत करिए, लेकिन सही दिशा में मेहनत करना सही बात है। सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पर इंग्लिश में ग्रामर में जो है, वो ग्रामर जो है, तो ग्रामर में खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो सेंटेंस लिखते हैं अपन, वो पूर्णतः गलत होता है। सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो सेंटेंस ही गलत होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, उस सेंटेंस को आप देखिए। जैसे मैंने लिखा ही इज़ टॉलर देन मी। अब ये सेंटेंस हम अगर बात करें इंग्लिश में या ग्रामर बेस पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सेंटेंस तो गलत है। लेकिन अगर हम कहें कि स्पोकन इंग्लिश में, ये बिल्कुल हम सत्य बात कहते हैं और इसे हम बोलते भी हैं, ही इज़ टॉलर देन मी। पर एक्चुअली में गलत कहाँ पर है? इस देन के बाद जो भी आपका मी है वो ऑब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आगे वीडियोस में चर्चा करेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस है, और यहाँ देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज़ होता है। अब ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है? जितने भी प्रोनाउन आई, वी, ही, शी, इट, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं? सब्जेक्टिव केस होते हैं। और सब्जेक्टिव केस तो देन के बाद यहाँ पर मी नहीं, क्या आएगा? आई। तो ऐसे ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण करती है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को हमें इस तरह बेस पे करना होगा। बाकी स्पोकन इंग्लिश में हम बिल्कुल इसे सत्य मानते हैं और सही भी बोलते हैं, और अपने भाषा में जो सामने वाले को समझ में आ जाए, यही तो भाषा है। कहने की बात अगर मैं कहूँ कि दोनों की, स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण करती है। तो हम इंग्लिश में हम क्या बोल रहे हैं वो मायने नहीं रखता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर एक भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया ना, तो वो पूरा ग्रामर का 1 नंबर आपका काट के चला जाएगा, है ना? तो यही सारी चीज़ें हैं। तो मैंने क्या कहा, जो भी आप ग्रामेटिकल, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर हम लिखते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो सेंटेंस हमें सही लगता है ना, वही सबसे ज़्यादा पूर्णतः गलत होता है, वही। अच्छा, मैं आपको एक और भी बात बताना चाहूँगा। जैसे ही और शी जो वर्ड है, वो भी कहीं ना कहीं से तो लिया गया होगा। वो कहाँ से लिया गया है? एक हॉलीवुड की फ़िल्म आई थी, हॉलीवुड की फ़िल्म है जो कि ट्रोजन वार है। ट्रोजन वार, इसमें ट्रोजन वार में एक हीरो एक हीरोइन रहता है, जिसमें हरकुलिस नाम रहता है हीरो का, और उसकी जो गर्लफ्रेंड या फिर कुछ भी मान सकते हैं आप, शेरोमोनिया नाम की उसकी गर्लफ्रेंड रहती है। सिंपल सी बात है, जो ही शब्द है उस लड़के से ही शब्द लिया गया था, और शेरोमोनिया का नाम, जिसका उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था, उस वर्ड से हम शी शब्द को फाइंड आउट किया।
ऐसा इसीलिए कहा गया है कि कहीं ना कहीं से इंग्लिश वर्ड को हम लिए जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं से तो हर वर्ड को लिया जाएगा। तो ऐसे ही एक कुछ शब्द हैं, जैसे मैंने कहा आपको एक शब्द मैं बोलूँगा ट्रियम, आप इसे इंग्लिश में इंग्लिश डिक्शनरी में आप फाइंड आउट करेंगे तो शायद नहीं मिले, लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका मतलब तो कुछ है ही। तो आप ये बताइए कि ट्रियम जो शब्द है उसे डिक्शनरी में हमें ऐड करना है, वो कैसे ऐड होगा? डिक्शनरी में इसे हमें ऐड करना है, वो कब होगा? जैसे कि आपको जो जंगल शब्द है, पहले आप इस जंगल शब्द को आप फॉरेस्ट पढ़ा करते थे, सही है कि नहीं? फॉरेस्ट पढ़ा करते थे, और यही चीज़ें हैं जो फॉरेस्ट है वो आपका जो जंगल जो शब्द है वो कब ऐड हुआ? आपके 2016 में, 2016 में आपका ये वर्ड यूज़ हुआ। इसी तरह 2017 में दो वर्ड और यूज़ हुए, जो है एक साधु और आलू, ये दो शब्द यूज़ हुए। दोनों शब्दों 2016 में आपका जंगल शब्द यूज़ हुआ, 2017 में आपका साधु और आलू शब्द यूज़ हुआ, वर्ड डिक्शनरी में ऐड हुआ। अब ये हम जानते हुए भी कि कैसे ऐड होता है, क्यों ऐसे वर्ड हम इंग्लिश के बुक में पढ़ रहे हैं, वो पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि इंग्लिश में डिक्शनरी में जो वर्ड होते हैं उसे हमको करने के लिए करीब 11 लाख जो यूज़र्स होते हैं वो हमें कंटिन्यू 3 साल तक उस शब्द को यूज़ करते हैं, तभी वो डिक्शनरी में ऐड होता है। समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? तो 11 लाख यूज़र्स जो हैं वो 3 साल कंटिन्यू उसे यूज़ करते हैं, तब वो आपके डिक्शनरी में ऐड हो जाता है। जैसा एक शब्द मैं लिखता हूँ, और कुछ शब्द भी हम बचपन से गलती करते आ रहे हैं, उससे एक शब्द मैं लिख रहा हूँ जिसमें आपको कुछ गलतियाँ लगेगी। वैक्यूम, एक शब्द लिखता हूँ वैक्यूम। इस वैक्यूम शब्द में क्या ये वैक्यूम शब्द की स्पेलिंग जो है, क्योंकि स्पेलिंग एरर भी आती है आपके इस एसएससी वगैरह में, तो स्पेलिंग एरर भी आता है और 5 नंबर का भी एरर आता है। अब जो है उसमें कम कर दिया गया, 2 या 3 नंबर की भी एरर आ जाती है, स्पेलिंग एरर। तो एक वैक्यूम है, तो इस वैक्यूम की स्पेलिंग जो है VACCUM, और हम केमिस्ट्री या बायोलॉजी या सब जितनी भी बुक्स हैं उसमें हम देखते हैं ये स्पेलिंग, पहले बुकों में यही स्पेलिंग लिखी रहती थी, जबकि अब इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है? VACCUM, ये करेक्ट है, ये गलत है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको इंग्लिश में पढ़ना है। तो कुछ चीज़ें हैं जो एसएससी वगैरह में आती हैं, तो आज मैं आपको सिलेबस ही कुछ बताना चाह रहा हूँ ऐसी चीज़ों में। जैसे आपका इंग्लिश ग्रामर में कुछ सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है, सेंटेंस अरेंजमेंट आता है, क्लोज टेस्ट आता है। तो ये सारे एसएससी वगैरह में सारी एग्ज़ाम्स में, बस एग्ज़ाम्स लिख देता हूँ, एसएससी CGL, एसएससी CPO, MTS, व्यापम, ये सारी चीज़ों में है। ये मार्कर, ये सारे जो एग्ज़ाम हैं ये इसी में लगभग आती है। ग्रामर में आप देखिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस एरर। अब सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आप देखेंगे कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में A, B, C, D ऐसे करके आते हैं, और इसमें कोई ना कोई एक इम्प्रूवमेंट लेना पड़ता है, और उसमें दिख जाता है कि आप अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी अच्छी है तो आप उसमें बेशक ये सारी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे। अच्छा, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में 2-4 इम्प्रूवमेंट करने के लिए सेंटेंस होंगे। सेंटेंस एरर तो आपको पता ही होगा, जो आप उसमें एरर ढूंढते हैं, स्पॉटिंग एरर ढूंढते हैं, वो सारे सेंटेंस दिए रहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। तो वही है आपका सेंटेंस एरर, जैसे A, B, C, D और नो एरर, ऐसा सेंटेंस में दिया रहता है, और इसी में से कोई एक सेंटेंस आपको ढूंढना पड़ता है। जैसे कि आपका C आ गया,
तो उसमें आपको सी ऑप्शन में टिक करना पड़ता है, लेकिन जब वो आपको तभी आएगा जब सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होगा। और नो एरर, अगर आपका सेंटेंस बिल्कुल एरर नहीं है तो आप उसमें नो एरर टिक कर सकते हैं। अच्छा, अब आजकल के एग्ज़ाम में जो है कि अनसीन पैसेज भी आता है, खासकर व्यापम एग्ज़ाम इसे ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, व्यापम एग्ज़ाम भी। क्यों? और अनसीन पैसेज का जो है वो अनसीन पैसेज दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से अनसीन पैसेज में? एक तो होता है ब्रिटिश, दूसरा होता है अमेरिकन। अच्छा, ब्रिटिश में जो ब्रिटिश पैसेज है वो कैसा होता है, आपने ये पैसेज का दिया रहता है और पैसेज में कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं जो कि 1 2 3 4 5 रहते हैं और उसके आंसर्स आप यूज़ कर सकते हैं। आंसर्स कैसे? इसी में आपको ढूंढने को मिलता है कि इसी में से इस क्वेश्चन को ढूंढा और वो आपको अगर सेंटेंस मिल गया, उस सेंटेंस को आपने देखा और तुरंत आपने आंसर को रख दिया। लेकिन अमेरिकन पैसेज में और 2013 के एग्ज़ाम में एसएससी ने एक अच्छा सा पैसेज उठाया था, और किस न्यूज़पेपर से उठाया था? द हेराल्ड न्यूज़पेपर से उठाया था। और अब तो द हिंदू भी चलने लगा है, और हालांकि द हिंदू कई दिनों से चल रहा है और उसी से आपके क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट होते हैं बिल्कुल। और इस अमेरिकन पैसेज में उसने एसएससी पे क्वेश्चन क्या किया था कि जैसे पैसेज कैसे रहेगा, पैसेज तो आपको दिया रहेगा जैसे आपका ब्रिटिश पैसेज में रहता है उसी तरह आपको अमेरिकन पैसेज में मिलेगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन रख देता था कि 1 2 सही है, 1 3 सही है, कि सेकंड में 3 4 सही है, कि थर्ड में 2 1 सही है। तो ऐसे ही आपको अमेरिकन पैसेज में दिया। तो अनसीन पैसेज के भी कई तरीके होते हैं जो कि दो हैं, ब्रिटिश पैसेज और अमेरिकन पैसेज। ये दोनों ही, और सबसे पहले जो कंडक्ट कराया था एसएससी ने ही कराया था, और इसी के एग्ज़ाम बेस पर और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, सेंटेंस एरर हो गया, अनसीन पैसेज हो गया, आपका और भी चीज़ें हैं जैसे क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट भी आता है जो कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे और उसमें आपको दिया रहेगा A B C D, फिर आपका फर्स्ट सेकंड में भी दिया रहेगा A B C D। ये आपके ऑप्शन उसमें से A नंबर, B नंबर, C नंबर, D नंबर, ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। और इसी में से फर्स्ट में से A B C D में कोई भी आपको चूज़ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अगर हम रीड करते हैं, सेंटेंस रीड करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ दिखेगी कि हाँ इस जगह पर ये चीज़ें हमें यूज़ होनी चाहिए, तो वो चीज़ यूज़ किया जाता है ना। तो यही चीज़ें हैं, तो ऐसे क्लोज टेस्ट हो गया। अच्छा, दूसरी बात बैंकिंग में, बैंकिंग में भी एक चीज़ आती है, आपने इसे देखिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें एसएससी CGL, एसएससी CPO, MTS सारे एग्ज़ाम में ये आजकल अवेलेबल हैं और सारी चीज़ें अब यूज़ होने लगी हैं और एग्ज़ाम में आने लगा है। खासकर अब व्यापम भी आपका स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है ताकि आप अनसीन पैसेज को भी ध्यान से पढ़ सकें, क्योंकि अनसीन पैसेज का मतलब होता है, अनसीन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये जानिए कि अनसीन का मतलब क्या होता है। अनसीन का मतलब जिसे देखा ना गया हो, वही तो होता है अनसीन। और क्या होता है? अनसीन का मतलब होता है जिसे देखा ना गया हो। अगर जो देखा गया होगा तो आप आंसर ढूंढ लेंगे। अनसीन का मतलब ही होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, ना ही देखा गया, वही होता है अनसीन। चलिए, अब एक और है जो कि आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैंकिंग सेक्टर में और भी एक चीज़ आती है, जैसे जम्बलिंग वर्ड। क्या आता है? जम्बलिंग। क्या होता है जम्बलिंग? जम्बलिंग में आजकल आपने देखा होगा, एक P या Q कर देंगे, उसमें 1 2 3 4 करके आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसे सेंटेंस को अरेंज करना पड़ता है और सेंटेंस को अरेंज करके उसे सेंटेंस में सजाना पड़ता है। यही कहते हैं जम्बलिंग वर्ड। तो जम्बलिंग वर्ड के लिए भी कुछ कंजंक्शन वर्ड होते हैं जहाँ से यूज़ होते हैं। इफ़, वेदर, आई से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस भी आपका स्टार्ट होते हैं। यहाँ तक कि नाउन से भी, प्रोनाउन से भी वर्ड स्टार्ट होते हैं। जहाँ वो वर्ड मिले वहाँ से आपको स्टार्ट कर देना होता है। तो ये एक छोटी सी पकड़ होती है जिसे हम आगे चल के वीडियो में बताएंगे, वीडियोस में चर्चा होंगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। अच्छा, दूसरा है, अच्छा सारी चीज़ें तो हम ग्रामर में पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद हमारा सबसे बड़ी बात आती है क्या? वोकैब। वोकैब क्या है? वोकैबुलरी।
सबसे बड़ी बात वोकैबलरी, वो कैसे बनेगा? जैसे वोकैबलरी में क्या क्या यूज़ होगा? वोकैबलरी में आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे वर्ड, सारी चीज़ें आपके वोकैब में यूज़ होते हैं। अब जब वोकैब में आपको एंटोनिम्स का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप कैसे जान पाएंगे उसको कि ये इसका मीनिंग क्या है? तो वोकैब भी पढ़ना आपको उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप ग्रामर पढ़ते हैं। तो वोकैबलरी के लिए आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, क्या कर सकते हैं उसके लिए? वोकैबलरी के लिए अगर मैं देखूं और मैं बात करूं कि किसकी बात करते हैं, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर तो आपको मैं कहूँगा कि न्यूज़पेपर आप पढ़िए। शायद एक दिन अच्छा लगे, दूसरे दिन अच्छा ना लगे, या एक दो दिन, 3 दिन, 4 दिन अच्छा लगता है, फिर 5वें दिन से बोरियत महसूस होने लगती है। वो मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी हुआ है कि मैं भी उसमें नहीं देखता था। लेकिन एक चीज़ अच्छा काम ये है आप कर सकते हैं, जैसे आप इंग्लिश का जो न्यूज़ चैनल होते हैं, इंग्लिश न्यूज़ चैनल होते हैं, उस न्यूज़ चैनल में जो फ्लैशिंग होते हैं, फ्लैश होते रहते हैं नीचे, वॉच न्यूज़ इन इंग्लिश, जो न्यूज़ चैनल है उसे आप इंग्लिश में देखिए। तो उसमें जो आपकी फ्लैशिंग लाइट है, जो फ्लैश लाइट में चलते रहते हैं, नीचे चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं एक वर्ड आपको क्लिक करेगा, आप उसके क्लिक करके देखिए। जैसे आपका कोई भी वर्ड अगर फंस गया वहाँ पर, तो आप उसे देखेंगे कि वो बार बार क्लिक करेगा। तो आप जब क्लिक करेगा तो आप उस वर्ड को डिक्शनरी में ढूंढेंगे। आजकल तो डिक्शनरी आपको बुक तो ढूंढनी नहीं है, बल्कि आप अपने मोबाइल पर ही डिक्शनरी ऐप यूज़ कर सकते हैं और उसे बेहद तरीके से, जो भी आपको डिक्शनरी नहीं पता होता है, तुरंत आप उसमें मोबाइल पे ओपन करें और उसे यूज़ कर लें, है कि नहीं? तो आपको एक काम ये हो सकता है वोकैबलरी के लिए। दूसरा काम, जो भी आप पढ़ते हैं तो उसकी एक खुद की डिक्शनरी बनाएं, खुद की एक डिक्शनरी बनाएं जिसमें आपने अपने ओन वर्ड्स को तैयार किया होगा। क्योंकि ओन वर्ड्स जब आप खुद के तैयार किए होंगे तो शायद उतने अच्छे से हम पढ़ सकेंगे, क्योंकि वो हमारे द्वारा लिखा गया। अब सारी स्पेलिंग्स को हम तुरंत तो नहीं कर पाएंगे कि सारी चीज़ें एक दिन में आज हमने लिखा और कल याद हो। देखिए, भूलना इंसान की प्रवृत्ति है और वो भूलता ही। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपको भूलना है, और पढ़िए भूलिए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको उस वर्ड मिलेगा तो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर वो वर्ड मिल गया तो तुरंत आपके एग्ज़ाम में क्लिक करेगा और आप उसको आंसर को टिक करके आएंगे। क्योंकि अब हमारी उम्र ऐसी नहीं है कि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भूलेगा नहीं, भूलेगा, स्वाभाविक है। तो हमें तो भूलना, हमारी भूलने की प्रवृत्ति है और हर इंसान भूलता है, क्योंकि भूलेगा नहीं तो पागल हो जाएगा, है कि नहीं? तो न्यूज़ चैनल वॉच करिए। न्यूज़ चैनल को वॉच करेंगे तो उसमें जो फ्लैशिंग लाइट नीचे आती रहती हैं, फ्लैशिंग जो वर्ड्स आते रहते हैं, तो उसे यूज़ करिए। और जब भी दूसरा, मैंने आपको क्या बताया कि उसे वर्ड को एक डिक्शनरी ना बनाकर एक डिक्शनरी में ऐड करने के लिए हमें उसमें अपनी खुद की डिक्शनरी बनाएं, ताकि वो जब भी कोई वर्ड हो उसे एक बार हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में रिवीजन करते रहें, ताकि वो वर्ड हमेशा याद रहें। तीसरी बात, जैसे आपको 4-10 वर्ड आपने याद कर लिए, 10-10 वर्ड आपने याद कर लिया, तो उसे जैसे ईयरफोन में हम गाने सुनते रहते हैं, गाने सुनते हैं ना, गाने सुनने के बजाय हम वही 10 मीनिंग को आपने लोड कर लिया और अपने ही कान पर लगाकर उसे बड़बड़ाते रहिए, ब्ला 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 करके, है ना? तो उससे क्या होगा, आपका एक खुद की इम्प्रूवमेंट और वोकैबलरी आपकी अच्छी होगी और आप बेहतर कर सकेंगे, है ना? तो चलिए आज कुछ थोड़ा सा इसके बारे में, ये तो आपका ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए, ये जितने भी मैंने यहाँ पर लिखा है वो सारे एग्ज़ाम्स के लिए अब कवर होने लगे, जो भी चीज़ मैंने बताई है। सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और सेंटेंस आपका एरर हो गया, वोकैबलरी हो गई, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारी चीज़ें ही यूज़ होती हैं, सब जगह ही यूज़ होती हैं। अच्छा, एक छोटा सा और सवाल कि मैंने आपको ग्रामर के फादर, अगर हम बात करें ग्रामर के फादर की, है ना, तो इंग्लिश के ग्रामर की, तो फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कौन है? तो फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज़ लिंडले मुर्रे।
कौन है? फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर लिंडले मुर्रे। तो ये हैं आपके लिंडले मुर्रे जो कि फादर हैं इंग्लिश ग्रामर के। और जितनी भी आपकी ग्रामर की बुकें हैं उन ग्रामर बुक में आपने देखा होगा सारी बुक्स रिवाइज्ड होती हैं, क्योंकि आपका जो ग्रामर जो पिछली ग्रामर्स होती हैं उसमें आपका हार्ड वे दिया गया है, लेकिन मैं कहता हूँ कि उसे ईजीएस्ट बनाने के लिए धीरे धीरे वो अपने आप में रिकवर कर रहे हैं और उसे आप अच्छे से उसे कंटिन्यू करके ईजीएस्ट वे पे लाया गया है। और जो आज हम ग्रामर पढ़ रहे हैं वो ईजीएस्ट वे पे ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है आज हर कोई ग्रामर पढ़ने लगा है और पता हो गया है, पेपर्स वालों को भी खुद पता हो गया है कि हम ग्रामर में कितने बच्चे स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और मुझे पता है कि सारे लोगों को ग्रामर आती है, लेकिन सेंटेंस अगर मैं बात करूं कि वोकैबलरी में और सेंटेंस अगर दे दिया जाए तो शायद कुछ बच्चे उसे अच्छे से कर लें और शायद कुछ बच्चे अच्छे से ना कर पाएँ। उसके कारण यही है कि मैंने कहा ना, जो सेंटेंस आपको देखने में और सुनने में अच्छा लगता है वही गलत होता है। तो मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ। तो अब देखिए, कुछ छोटा सा मैं ग्रामर के पिलर्स की बात किया था, जो मैंने ग्रामर के पिलर्स में आप हर एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही आपकी जो मैंने सारी चीज़ें लिखी थी, सेंटेंस एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, आपका क्लोज टेस्ट हो गया, जम्बलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसी बेस पे आती है। यही ग्रामर के पिलर्स हैं जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। और धीरे धीरे एक एक टॉपिक पर हम इसे चर्चा करेंगे। और आप देखिए, आज मैं अभी ग्रामर के पिलर्स बताता हूँ कि इस ग्रामर के पिलर्स में आपको किस किस के बारे में चर्चा करना है। तो आपके मैं ये इसमें लिखा रहेगा ताकि आप ये जान सकें कि किस किस एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल है ना। तो देखिए, जो ग्रामर के पिलर्स हैं, ग्रामर पिलर्स क्या क्या हो सकते हैं अगर मैं कहूँ तो एक तो टेंस, टेंस के साथ साथ नाउन, प्रोनाउन, यहाँ पर बात करेंगे आपका प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इधर तरफ आ जाइए, वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। यही कुछ हैं और इन्हें सजाने का काम आपका नरेशन वॉइस का होता है, क्योंकि नरेशन और वॉइस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको विस्तार रूप से बहुत अच्छे से चर्चा की जाएगी आगे वीडियोस में। और सजाने का काम, और इसमें बिजलियाँ जो लगाते हैं, बिजलियाँ लगाने का काम, लगाने का काम कौन करेगा? आपका आर्टिकल्स एंड क्वेश्चन टैग। ये दो हैं जो कि आपका आर्टिकल और क्वेश्चन टैग भी इसे बिजलियां लगाएंगी। अब देखिए, इसमें ये सारी चीज़ों को अगर मैं कहूँ कि ग्रामर के पिलर्स हैं, अब ये देखिए आपका टेंस है, नाउन है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। ये सारे आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये सारे में आते हैं। एसएससी सीजीएल हो या एसएससी सीपीओ हो, एमटीएस हो, व्यापम हो, और भी अन्य एग्ज़ाम जितने भी बैंकिंग सेक्टर हो, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ सारी चीज़ें इसी बेस्ड पर आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका इसके अलग से आएगा, सारी चीज़ें इसी में से आती हैं। तो और भी अगर मैं बात करूं कि अब धीरे धीरे देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानकारी दूंगा। टेंस आपका बैकबोन है, क्योंकि टेंस जो है आपका सारी चीज़ें विस्तार रूप से टेंस में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये आपको अगली वीडियो में मिलेगा। लेकिन नाउन तो आप जानते हैं कि नाउन क्या होता है। किसी भी नाम को अगर हम कहेंगे, जितनी भी आसपास की चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं और उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो नाउन कहलाता है। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह पर ही
यूज़ होने वाले वर्ड जो होते हैं ही, सी, इट, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रोनाउन होती हैं। और प्रोनाउन में भी कई सारे 8-10 होते हैं जिसके बारे में हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हैं। नाउन भी उसी तरह है कि नाउन में भी हम 4-5 प्रकार से पढ़ते हैं और उसमें भी कुछ काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिसमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं। और इसी तरह प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन तो 33 होते हैं, लेकिन उसमें आपका जो क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस को 3 तरीके से उसको पढ़ेंगे, उसको अगली वीडियो जो भी वीडियोस हम उसमें बनाएंगे तो बिल्कुल हम उसमें प्रीपोजिशन की विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। इसी तरह कंजंक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो सब्जेक्ट और वर्ब को के साथ समझौता कर ले वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अभी तो हमें यही नहीं पता है कि सेंटेंस क्या, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे हम जान पाएंगे। तो सेंटेंस को भी मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस एक ऐसा, अगर मैं कहूँ एक सेंटेंस लिखना है, उस सेंटेंस में राम इज़ प्लेइंग, एक सेंटेंस में लिखता हूँ राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, सेंटेंस करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ राम आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या सेंटेंस सही है? सेंटेंस सही होने का मतलब नहीं, आपका सेंटेंस आपने कह दिया ये सेंटेंस है, इज़ इट क्लियर, ये सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस के साथ साथ आपको मैं परिभाषा बताता हूँ कि सेंटेंस का वाकई परिभाषा क्या है। अगर हम कहते हैं कि सेंटेंस, आज हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, पर ऐसा नहीं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ सेंसिबल मीनिंग should be have a grammatical correct, that is called the sentence। ना कि ये कि सेंटेंस एक है, मैंने ये सेंटेंस लिया है तो ये भी सेंटेंस ना, लेकिन इस सेंटेंस में सबसे बड़ी बात होती है कि सेंटेंस में ग्रामेटिकल करेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राम के बाद यहाँ पर इज़ लगना चाहिए, राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर ये चीज़ सही, लेकिन अभी जो लिखा था राम आर प्लेइंग क्रिकेट, तो ये क्या सेंटेंस था, लेकिन उस सेंटेंस में ग्रामेटिकल करेक्ट नहीं था। इसका मतलब आपकी जो परिभाषा है वो परिभाषा डेफिनेशन क्या बन गई कि अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस विच मेक अ सेंसिबल मीनिंग एंड शुड बी अ ग्रामेटिकल करेक्ट, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यही सेंटेंस की सही परिभाषा है। तो इस सेंटेंस में ऐसे ही हम सेंटेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। अच्छा, वर्ब की अगर हम बात करें तो एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ, वही सेंटेंस है आपका, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट, यही मैं लिख दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर वर्ब क्या है, यहाँ पर ये अभी मेन वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का है ना, तो वर्ब तो ये हो गया इस, और इस राम क्या है, ये एक नाउन है जिसे हम सब्जेक्ट भी कहते हैं और डूअर भी कहते हैं, है ना। तो राम क्या है, एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ साथ क्या है, एक डूअर है और नाउन भी है, और उस नाउन के साथ समझौता करने वाला इज़ है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर इज़ एम आर, तो क्या सूटेबल होगा, राम के साथ इज़ ही सूटेबल होगा, क्योंकि राम एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए उसके साथ इज़ का प्रयोग होगा। तो राम इज़ प्लेइंग क्रिकेट। सबसे बड़ी बात, आज आपको छोटा सा एक ट्रिक है, या ट्रिक मान लीजिए, या फिर एक उसे सेंटेंस को बाद में जो उपयोग होने वाला जो वर्ड सेंटेंस में जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एक्टिव वॉइस नरेशन को पहचानने के लिए। देखिए क्या, राम इज़ प्लेइंग, तो जो भी वर्ब के पहले जितना भी चीज़ें हैं, वर्ब के पहले सारी चीज़ें सब्जेक्ट होती हैं, लेकिन वर्ब के ठीक बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है ना। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ब जो है, वर्ब के पहले सारी चीज़ें सब्जेक्ट होती हैं और वर्ब के ठीक बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाऊँगा, और इसमें जब हम बड़े से बड़े क्वेश्चन करेंगे ना, तब उसमें एक चीज़ समझ में आएगी कि सर ने जो बताया था वो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट पहचाना, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं और सब्जेक्ट को बाद में रखते हैं। तो वही है कि मैं आपको अभी से थोड़ी सी चीज़ चर्चाएँ करता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब के बारे में, कि वर्ब के पहले सारी चीज़ें सब्जेक्ट, वर्ब के ठीक बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप
पैसिव वॉइस का यूज़ करेंगे ज़्यादातर, जो पैसिव वॉइस में ही सारी चीज़ें का डिस्कशन अच्छे से होगा। इसके बाद आते हैं वर्ब। वर्ब में आपको कई सारी चीज़ें हैं वर्ब में आपको, क्योंकि वर्ब ही नहीं पहचान पाएंगे तो वर्ब कैसे हम उसको इंट्रोड्यूस करा पाएंगे। और वर्ब अगर नहीं पहचान, क्योंकि मेन वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब, इसमें आपको एक चीज़ और है जो कि आपका मोडाल्स भी है, तो मोडाल्स भी आपको सजाने का काम कर देता है, तो मोडाल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मोडाल्स भी आपका इसमें कैन, कुड, शुड, हैव, ये सारी चीज़ें आपको यूज़ होती हैं। यूज टू, डेयर, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, है ना। इसी तरह वर्ब है, एडवर्ब है और एडजेक्टिव है। और एडवर्ब जो है वो इनका पहचानने का तरीका होता है, सिर्फ पहचान हो जानी चाहिए तो वो एडवर्ब कहलाता है। इसी तरह एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में भी आपके कुछ वर्ड्स हो जाते हैं तो उसमें आपका एडजेक्टिव पहचान में आ जाता है, क्योंकि व्यापम जैसे एग्ज़ाम में उसमें सिर्फ पहचान के लिए आता है कि ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। इस वर्ड को अगर हमने लिख दिया ये कौन सा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मेंटेन, तो मेंटेन तो आपका वर्ब हो गया, लेकिन उसमें मेंटेनेंस जैसे हो गया मेंटेनेंस, तो ये आपका कैसा वर्ड हो गया, आपका ENCE, ये नाउन हो जाता है। समझ रहे हैं। तो ऐसे ही एडजेक्टिव से या फिर किसी भी अगर उसमें करते हैं तो वर्ड पूछ लेता है, उसमें ये कहता है ये नाउन है, प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, तो ये चीज़ें आपको बेहतर जानने को मिलेगी। दूसरी बात नरेशन, तो नरेशन में भी, वॉइस में भी, मोडाल्स में भी आर्टिकल तो आप जानते ही हैं कि AND अलग अलग प्रयोग होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट दोनों होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन टैग में भी, क्वेश्चन टैग में आपको एपोस्ट्रॉफी का यूज़ अधिकतर होता है, उसमें आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान जरूर रखना होता है। तो नरेशन की अगर हम बात करें तो उसमें आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है। इसके बारे में विस्तार रूप से जब हम इसके टॉपिक शुरुआत करेंगे तो हम इसे बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद आपका।